स्टूडेंट, आज हमारे पास कक्षा 12 राजस्थान बोर्ड की यूनिट नंबर 2 जिसका नाम है धारा विद्युत की। इस यूनिट नंबर 2 में 2 लेसनों को शामिल किया गया है। पहला लेसन है विद्युत धारा जो कि लेसन नंबर 5 बनता है, जिसको आज हम पढ़ेंगे। दूसरा लेसन है विद्युत परिपथ जो कि एक प्रैक्टिकल लेसन होता है। इस यूनिट का टोटल अंक भार 5 नंबर का है। इसमें क्वेश्चन किस तरह से होंगे स्टूडेंट, इसको मैं आपको बताता हूँ। इसमें 1 नंबर का एक सवाल होगा जो कि जनरल परिभाषा पर आधारित होगा, लेकिन कुछ छोटी मोटी उसमें कैलकुलेशन होगी। बाकी के 2 क्वेश्चन 2-2 अंक के होंगे, जिसमें एक सवाल आपके पास इन लेसनों से न्यूमेरिकल होगा तथा दूसरा सवाल 2 अंक का वह या तो आपके पास किसी कैलकुलेशन या किसी गणितीय व्याख्या को सिद्ध करवाएगा या फिर एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन के रूप में भी सवाल हो सकता है। इस तरह से यह यूनिट आपके पास एक 5 नंबर की यूनिट होती है। स्टूडेंट, इस लेसन में हम सर्वप्रथम लेसन नंबर 5 विद्युत धारा को पढ़ेंगे। हमारा टॉपिक भी सबसे पहला विद्युत धारा होगी। हम सर्वप्रथम ये देखते हैं कि विद्युत धारा है क्या, विद्युत धारा किसे कहते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, हम छोटी क्लासेस से पढ़ते हुए आए हैं किसी चालक में आवेश प्रवाह की दर। इसका तात्पर्य है क्या। देखिए, हमारे पास कोई एक चालक तार का टुकड़ा है। यह अब केवल टुकड़ा है स्टूडेंट, ये मतलब किसी प्रकार से परिपथ में ये जुड़ा हुआ नहीं है, एक टुकड़ा आपने रख दिया है। अब हम इसमें जानते हैं कि चूंकि चालक यही है, तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं यह हर संभव वेग से हर संभव दिशा में गतिमान रहते हैं। ऐसी स्थिति में इन इलेक्ट्रॉनों का जो नेट आवेश होता है वह शून्य हो जाता है। नेट आवेश शून्य होने के कारण हम ये कहते हैं कि विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में किसी चालक तार में कोई धारा प्रवाहित नहीं की जाती। लेकिन जब हम इस चालक तार को विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में या विद्युत क्षेत्र में या विद्युत परिपथ में हम जोड़ देते हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं कि धन इलेक्ट्रोड की ओर विद्युत बल से आकर्षित रहते हैं और ऋण इलेक्ट्रोड से प्रतिकर्षित रहते हैं, जिससे परिपथ में एक धारा प्रवाहित होती है। हम इस आधार पर विद्युत धारा की परिभाषा को प्रदर्शित करते हैं। तो विद्युत धारा की परिभाषा यह कहती है आपके कि किसी चालक तार में प्रति सेकंड नेट आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। स्टूडेंट, कई रूप में बोलचाल के रूप में यह बोला जाता है कि किसी चालक में आवेश प्रवाह की दर। देखिए, क्योंकि आप 12th क्लास में हैं, 12th क्लास के आधार पर आवेश प्रवाह की दर, आवेश तो यहाँ पर भी प्रवाह हो रहा है, लेकिन हम इसको विद्युत धारा का नाम नहीं दे सकते हैं, ठीक है ना। नेट आवेश का मतलब क्या हुआ
जो चालक एक ही दिशा में सम्मिलित होते हैं, उन आवेशों के कारण परिपथ में जो धारा बनती है उसको हम यहाँ पर नेट धारा के रूप में, नेट आवेशों के रूप में लेते हैं। ठीक है, तो ऐसी घटना के आधार पर हम विद्युत धारा की परिभाषा को इस तरह से भी परिभाषित कह सकते हैं कि यदि हमारे पास, यदि किसी क्षेत्रफल में डेल्टा टी समय में डेल्टा क्यू आवेश, ये आवेश कौन सा है? नेट आवेश। डेल्टा क्यू नेट आवेश प्रवाहित होता है, तो विद्युत धारा हमारे पास बनेगी, विद्युत धारा हम लिख सकते हैं I बराबर होगा डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी के रूप में। स्टूडेंट, यह आपके पास एक औसत धारा है। कौन सी धारा? औसत धारा। हम विद्युत धारा को तात्क्षणिक रूप में भी प्रदर्शित करते हैं। तात्क्षणिक रूप में आप किस तरह से प्रदर्शित करेंगे? जिसके आधार पर हम कहते हैं तात्क्षणिक धारा I बराबर लिखा जाएगा लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0 डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी के रूप में, या जिसको हम लिखेंगे I बराबर डी क्यू अपॉन डी टी। यह हमारे पास विद्युत धारा को प्रदर्शित करने का एक सामान्य सूत्र कहलाता है। स्टूडेंट, हम इस परिभाषा के आधार पर ये भी प्रदर्शित कर सकते हैं कि डी क्यू बराबर होगा I डी टी। यदि हम कुल आवेश की मात्रा ज्ञात करना चाहते हैं तो हमारे पास समाकलन से यह लिखा जा सकता है, समाकलन से समाकलन डी क्यू इक्वल टू समाकलन I डी टी। हमने कहा t बराबर 0 समय पर आवेश की मात्रा 0 और t बराबर t समय पर आवेश की कुल मात्रा है q। तो आपके पास यह फॉर्मूला लिखा जा सकता है, q बराबर होगा समाकलन 0 से t के लिए I डी टी। यह हमारे पास किसी चालक तार में बहने वाले नेट आवेश की मात्रा है। स्टूडेंट, हम यहाँ पर कुछ विशेष बातों को आपको विद्युत धारा के बारे में बताते हैं, जिसके बारे में हमारे पास महत्वपूर्ण तथ्य है। नंबर 1, विद्युत धारा आपके पास इसका मात्रक। स्टूडेंट, हमारे पास SI पद्धति में विद्युत धारा का जो मात्रक होता है एम्पियर होता है, का मात्रक एम्पियर। इस आधार पर हम इसके एम्पियर की परिभाषा भी स्टूडेंट यहाँ बना सकते हैं। हम कह सकते हैं 1 एम्पियर बराबर 1 कूलाम बटे 1 सेकंड। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि यदि किसी चालक में 1 सेकंड में नेट आवेश 1 कूलाम प्रवाहित होता है तो चालक तार में बहने वाली धारा का परिमाण 1 एम्पियर होता है। CGS पद्धति में स्टूडेंट, CGS पद्धति में इसका जो मात्रक होता है आपके पास
CGS पद्धति में इसका मात्रक बायोट या एब एम्पियर इसका मात्रक होता है। जहां इसका मात्रक यदि हम संबंधित करते हैं तो हम कह सकते हैं यहाँ आपके पास 1 एम्पियर बराबर होगा 1/10 बायोट, जिसको आप सामान्यतया BI से लिख सकते हैं, या 1 एम्पियर होता है। ये एक मात्रक के रूप में हम सामान्यतया SI मात्रक का यहाँ उपयोग करते हैं। इसके अलावा इसका दूसरा महत्वपूर्ण पॉइंट होता है, यह एक अदिश राशि है। स्टूडेंट, इस बात को विशेष ध्यान से समझना, आप क्या कहना चाहता है यह अदिश राशि। स्टूडेंट, हम सामान्यतया विद्युत परिपथ में धारा प्रवाह की दिशा बैटरी के धन इलेक्ट्रोड से ऋण इलेक्ट्रोड की ओर दर्शाते हैं। इस घटना के आधार पर तो विद्युत धारा को एक सदिश राशि होना चाहिए, लेकिन हम देखते हैं कि विद्युत धारा हमारे पास एक अदिश राशि होती है। मैं इसका कारण आपको निम्न तरीके से एक उदाहरण देकर बताता हूँ। क्या कहता है ये उदाहरण, किस तरह से? मैंने ये कहा कि मेरे पास किसी चालक तार में यह 2 एम्पियर की धारा और यह 3 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है। इसको आप 4 एम्पियर मान लीजिए, थोड़ा कैलकुलेशन करने में हमें सुविधा हो जाएगी। ठीक है, अब ये धारा इस बिंदु पर आती है। हम समझ सकते हैं कि ये दोनों धाराएं मिलकर इस ओर बहेंगी। यदि हम कहते हैं कि इन दोनों के मध्य एंगल 90 डिग्री का है, कितने डिग्री का? 90 डिग्री का। तो मैं ज्ञात करना चाहता हूं कि यहाँ जो धारा बनेगी वो कितनी होगी। स्टूडेंट, हमने इस तरह के क्वेश्चन 11th क्लास में पढ़े भी थे, जिसके आधार पर हम कहते थे कि यदि हमारे पास 4 न्यूटन 3 न्यूटन का बल क्रियाशील होता है बिंदुओं पर, तो हम यह कह सकते हैं कि यहाँ जो बल बनेगा उसका परिमाण आपके पास होगा F बराबर √F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 cos थीटा के रूप में। यहाँ cos 90 डिग्री आपके पास है, तो ये वैल्यू 0 बन जाती है। तो हम कहेंगे F बराबर हमारे पास बनेगा कितना? 4 का स्क्वायर 16 प्लस 3 का स्क्वायर 9 बराबर F बराबर आपके पास बनेगा √25, जिसका मान होगा 5 न्यूटन, ये वाला। लेकिन यह आपके पास सदिश नियम के अंतर्गत है, जो कि होता है। लेकिन हम यहाँ देखते हैं कि जब हमने तार में 4 एम्पियर और 3 एम्पियर की धारा प्रवाहित की, तो इस बिंदु O से इस वाले भाग में बहने वाली जो धारा होगी उसका परिमाण 5 एम्पियर की जगह हमें 7 एम्पियर का प्राप्त होता है। तो हम इस आधार पर देखते हैं कि विद्युत धारा सदिश योग नियम का पालन नहीं करती। अर्थात हम यूँ भी कह सकते हैं यहाँ पर, इस नियम के आधार पर हम यह भी कह सकते हैं कि विद्युत धारा सदिश योग नियम के, जो कि हमने समांतर चतुर्भुज का नियम पढ़ा है, उस नियम का यहाँ पर पालन नहीं करती है। हम इससे संबंधित एक महत्वपूर्ण तथ्य एक और आपको कहते हैं नंबर 3 के रूप में। नंबर 3 के रूप में मैंने क्या किया, एक असमान अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल का एक तार बनाया, यह जिसके मेरे पास कुछ भाग है, जैसे 1 नंबर, यह नंबर 2, और थोड़ा इसको अपन चेंज करके बना देते हैं यहाँ पे भी,
यह मैंने बना दिया नंबर 3 के रूप में। तो मैं ये देखता हूँ कि मैंने धारा आई इस दिशा में प्रवाहित की और धारा आई यहाँ से हमें प्राप्त होती है। तो हम इस बात को देखते हैं कि ऐसे चालक तार में जिसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल अलग अलग होता है, तो प्रत्येक भाग से बहने वाली धारा का मान एक समान होता है। अर्थात हम कहें तो भाग 1 बराबर 2 बराबर 3 पर प्रवाहित धारा समान होती है। इसको हम इस कारण से कह सकते हैं स्टूडेंट कि किसी भी चालक में जब हम धारा प्रवाह को प्रदर्शित करते हैं तो वह धारा घनत्व के रूप में प्राप्त होती है कि जैसे इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह यहाँ से बनेगा तो इस भाग पर इनका वेग अधिक होगा, जिससे ज़्यादा मात्रा में इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। लेकिन इस वाले भाग पर जिसकी चौड़ाई ज़्यादा है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह वेग कम होने के कारण इलेक्ट्रॉन कम मात्रा में कम वेग से गुजरेंगे। लेकिन दोनों ही जगह आवेशों का घनत्व प्रवाहित आवेश की मात्रा एक समान बनेगी। इस तरह से हमने विद्युत धारा से संबंधित 3 महत्वपूर्ण बातें पढ़ी। मात्रक, जिसका CGS पद्धति में मात्रक बायोट या 1 एम्पियर होता है, तथा SI पद्धति में मात्रक 1 एम्पियर के रूप में पढ़ा जाता है। विद्युत धारा एक अदिश राशि के रूप में होती है। हम अदिश राशि के रूप में कह सकते हैं कि किसी बिंदु पर जब ये धाराएं मिलती है तो ऐसे बिंदु पर मिलने वाली समस्त धाराओं का जो योग होता है वह दूसरी शाखा में बहने वाली धाराओं के योग के बराबर होता है। तीसरे भाग के रूप में हम कहते हैं कि जब हमारे पास असमान अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल का कोई चालक तार होता है तो उसके प्रत्येक भाग पर प्रवाहित आवेश की मात्रा अर्थात आवेश घनत्व एक समान होता है। स्टूडेंट, एक महत्वपूर्ण नोट के रूप में हम कहते हैं कि विद्युत धारा में जो धारा की दिशा बनती है वह धन आवेश के प्रवाह की दिशा में मानी जाती है। धारा की दिशा में लिख देता हूँ आपको, यह धन आवेश के प्रवाह की दिशा में मानी जाती है। आपके पास विद्युत परिपथ में हम ये भी कह सकते हैं कि ऋण आवेश के चलने की दिशा के विपरीत होती है। यह हम कह सकते हैं ऋण आवेश के चलने की दिशा के विपरीत होती है। स्टूडेंट, यहाँ मैं आपको इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें और बता रहा हूँ। हम ये भी कहते हैं नंबर 1 के रूप में कि किसी भी चालक में किसी भी प्रक्रिया में प्रकृति में इलेक्ट्रॉन किस तरह से व्यवस्थित होते हैं, धारा का चालन किस तरह से सक्षम होता है। तो हम ये कहते हैं जैसे धात्विक चालक जो होता है इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण धारा प्रवाहित होती है। हम लिखते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण चालक पदार्थों में धारा का चालन होता है। नंबर 2 पॉइंट के रूप में हम कह सकते हैं कि विद्युत अपघट्य। विद्युत अपघट्य क्या होता है स्टूडेंट? आप केमिस्ट्री में पढ़ते हो कि केमिकल रिएक्शन के लिए आपने कुछ रासायनिक पदार्थ को किसी पात्र के भीतर रखकर उसमें 2 धात्विक इलेक्ट्रोड रखा। जो पदार्थ रासायनिक पदार्थ आपने लिया वह विद्युत अपघट्य पदार्थ कहलाता है। तो विद्युत अपघट्य पदार्थ में जो धारा प्रवाह होती है, धारा धन व ऋण आयन के कारण होती है।
नंबर 3 नोट के रूप में हम कह सकते हैं कि अर्धचालक पदार्थ, पढ़ा था इसके बारे में भी आपने, हमारे पास एक लेसन भी होगा पूरा अर्धचालक से संबंधित। अर्धचालक में जो धारा प्रवाह होती है, धारा प्रवाह होल और इलेक्ट्रॉन के कारण होती है, होल व इलेक्ट्रॉन के कारण होती है। और नंबर 4 के रूप में हम कह सकते हैं कि विसर्जन नलिका, विसर्जन नलिका जो क्वार्टज नलिका भी कहलाती है, इस विसर्जन नलिका में जो आवेशों का प्रवाह होता है वह गैस के धन व ऋण आयन के कारण होता है। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पर हमारे पास सिंपल सवाल पूछ सकता है कोई सा भी नाम देके कि विद्युत अपघट्य पदार्थों में धारा चालन किस प्रक्रिया के द्वारा होता है, तो आपका आंसर बनेगा धन और ऋणायन के द्वारा। ऐसे ही चालक पदार्थों में धारा का चालन किस घटना के कारण होता है, तो आपका आंसर बनेगा मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण। एक स्टूडेंट, एक मोस्ट बात आपके पास और यहाँ बनती है, मैं रिमार्क लगाता हूँ यहाँ पे। हम ये कहते हैं कि क्या धारा चालन निर्वात में भी संभव है? जी हाँ, निर्वात में भी धारा का चालन हो सकता है। मैं लिखता हूँ इस बात को, क्यों, कैसे, निर्वात में भी धारा प्रवाह संभव है। आप जानेंगे कैसे, तो हम जैसे देखते हैं टीवी में जो वैक्यूम ट्यूब हमारे पास होती है, जिसको हम पिक्चर ट्यूब के नाम से बोलते हैं, पिक्चर ट्यूब में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन वो निर्वात में गतिमान रहते हैं, निर्वात में गतिमान रहते हैं। ये एक अच्छा सवाल हो सकता है 1 नंबर के लिए कि क्या इलेक्ट्रॉन निर्वात में भी गतिमान हो सकता है, उदाहरण दीजिए। तो आपका आंसर बनेगा हाँ, इलेक्ट्रॉन निर्वात में भी गतिमान हो सकता है। जैसे पिक्चर ट्यूब, टीवी में जो पिक्चर ट्यूब उपयोग में ली जाती है उसमें इलेक्ट्रॉन निर्वात में गतिमान रहता है।